हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। इससे पहले मैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग विद द मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो सबसे पहले है कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। तो प्रिंसिपल डिज़ाइन एक आर्टिस्टिक गाइडलाइंस है, या कह सकते हैं इसको एक गाइडलाइंस है जो कि हमें ये बताता है कि हमें एक डिज़ाइन किस टाइप से बनानी चाहिए। वो डिज़ाइन एक बिल्डिंग डिज़ाइन भी हो सकती है, एक आर्ट भी हो सकता है, किसी पेंटिंग टाइप की। तो ये सारी चीज़ें को जो गाइड करता है वो करता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ये पूरी ओवरऑल अगर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को फॉलो करते हैं तो ओवरऑल आउटपुट आता है जो डिज़ाइन का बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक डिज़ाइन में फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है वो प्रिंसिपल्स? ये मेनली ये 6 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो डिज़ाइन में हमें फॉलो करने चाहिए। एक्चुअली ये 6 नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग है। लेकिन क्योंकि हमारा ये बिगनर्स लेक्चर है तो इसीलिए हम इन बेसिक 6 प्रिंसिपल्स पे हम फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद बैलेंस। बैलेंस एक फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी डिज़ाइन में। तो व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज द अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डिज़ाइन टू क्रिएट अ इम्प्रेशन ऑफ इक्वलिटी इन वेट और इम्पोर्टेंस। इन शॉर्ट अगर बताया जाए, जितने भी आप हम एलिमेंट यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में, उसका जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से होना चाहिए कि जो पूरी पेंटिंग है या फिर पूरा भी एक आर्ट क्रिएशन है, वो ओवरऑल बैलेंस लगना चाहिए। balance in term of color, balance in term of shape, balance in term of space and balance in term of weight. वेट क्या हो सकता है? लाइन वेट, जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो इन सभी टर्म्स में वो बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। बैलेंस दो टाइप की हो सकता है, सिमेट्रिकल बैलेंस और असिमेट्रिकल बैलेंस। जिसको सिमेट्रिकल बैलेंस को फॉर्मल बैलेंस भी कह सकते हैं और सिमेट्रिकल बैलेंस को इनफॉर्मल बैलेंस भी कह सकते हैं। अब क्या है बैलेंस, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस का एग्जांपल है। अगर हम पर्टिकुलरली इस इमेज में, इस वाली इमेज की बात करें, अ, तो इस इमेज को अगर हम बीच में से स्प्लिट कर सकते हैं, तो जो यहाँ पर पोर्शन आ रहा है वो यहीं पे यहाँ पर पोर्शन आ रहा है, और मैं इन सबको इरेज करता हूँ। तो जो ब्लैक कलर का ब्लैक वेटेज है और वाइट वेटेज है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। तो इन शॉर्ट ही कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये बैलेंस है। साथ ही साथ इस इमेज में भी हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल जो पूरी इमेज है ये बैलेंस है। और हम इसको अगर मिरर इमेज लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन, तो ये बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस है। ये वाली इमेज सिमेट्रिकल बैलेंस है और ये वाली इमेज सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस है कलर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस इमेज की, तो इसमें कोई भी शेप बराबर साइज का नहीं है, या फिर कोई भी कलर बराबर नहीं है। इसमें वाइट कलर यूज़ किया है, इसमें येलोइश कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर यूज़ किया है, या ब्राउन कलर यूज़ किया है। लेकिन ये फिर भी ओवरऑल अगर विजुअली देखा जाए तो ये पेंटिंग बैलेंस है, क्योंकि इसके जो कलर वेट है और जो शेप का साइज यूज़ किया गया है वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से यूज़ किया है कि जो ओवरऑल जो पेंटिंग में जो अरेंजमेंट है शेप्स की, वो पेंटिंग को बैलेंस क्रिएट कर रहा है पेंटिंग में। तो ये होता है बैलेंस, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट विजुअली हम बैलेंस ही देखा जाता है पेंटिंग में या फिर किसी भी एक आर्ट वर्क में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिदम। रिदम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है डिज़ाइन का। रिदम क्या है? बेसिकली रिदम ये है कोई भी एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो इसको एक मूवमेंट के अंडर भी ले सकते हैं, रिदम और मूवमेंट, या रिपीटेशन ऑफ पैटर्न। पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और वो एक विजुअल इफेक्ट दे रहा है उस चीज़ की मूवमेंट का। जैसे कि इस इमेज में दे सकते हैं कि जो कर्व लाइन है बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन एक हमें एक मूवमेंट फील होता है कि ये लाइन इस टाइप से कुछ मूव हो रही है। तो दिस मूवमेंट जब हमें फील होने लगे, तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो एक प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया है वो यूज़ किया है रिदम। रिदम को हम अचीव कर सकते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट, जिससे कि हमें एक मूवमेंट क्रिएट हो। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट?
अरेंजमेंट ऑफ शेप, कलर या लाइन की एजेस के साथ भी हमें इसको अरेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ रिदम को कैटेगराइज किया है रैंडम, रेगुलर, अल्टरनेटिंग, प्रोग्रेसिव एंड फ्लोइंग। ये रिदम की कैटेगरीज हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें इन शॉर्ट हमें ये समझना चाहिए कि रिदम क्या है। रिदम एक रिपीटिशन ऑफ पैटर्न जो कि एक मूवमेंट क्रिएट करता है। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं रिदम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फेसिस की। एम्फेसिस भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, इसमें इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हो फोकस से। अगर किसी भी चीज़ पर हमें एक्स्ट्रा फोकस चाहिए ऑडियंस का, तो वहाँ पे हमें एम्फेसिस यूज़ करना पड़ेगा। एम्फेसिस मतलब कि किसी भी भीड़ से अलग लगना। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेंटिंग में देखते हैं तो ये जो ब्लैक कलर की लीव्स के पैटर्न में ये रेड कलर का लीफ यूज़ किया गया है और इसका कलर चेंज है। क्योंकि इसका एक कलर चेंज है तो हमें सबसे पहले जो पूरी पेंटिंग में फोकस इसी रेड वाली लीफ पर पड़ता है, तो ये पूरी पेंटिंग में स्टैंड आउट करती है। मतलब ये पूरी पेंटिंग में सबसे पहले हम इस पेंटिंग में ही इसी चीज़ को देख पाएंगे। तो जो पूरी पेंटिंग में सबसे पहले जहाँ पर व्यूअर्स का फोकस जाए उस चीज़ वो चीज़ अचीव कर सकते हैं हम एम्फेसिस से। एम्फेसिस को अचीव करने के लिए हम उसका शेप बड़ा कर सकते हैं, यानी शेप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या उसका साइज अलग कर सकते हैं, या उसका पैटर्न अलग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लैक कलर के ही साथ लेकिन ये दूसरा शेप का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। अगर पर्टिकुलरली अगर हम इस रो की बात करते हैं तो इस रो में ये एक एम्फेसिस क्रिएट करता है, लेकिन ओवरऑल पेंटिंग की बात करते हैं तो ये रेड कलर ज़्यादा एम्फेसिस क्रिएट करता है, क्योंकि रेड कलर के सिमिलरली कुछ और कलर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस शेप में जो कि ये पॉइंटेड शेप है, इस शेप की बात करें तो ये ब्लैक कलर का है, क्योंकि और ब्लैक कलर यहाँ पे सारी लीव्स ऑलरेडी ब्लैक कलर की हैं तो ये इतना जल्दी पॉइंट आउट नहीं होता, लेकिन ये भी एम्फेसिस क्रिएट करेगा। द पॉइंट इज कि हमें पूरी भीड़ से यानी कि क्राउड में स्टैंड आउट करना है। तो जो स्टैंड आउट के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो एम्फेसिस टेक्निक यूज़ करेंगे। एम्फेसिस में हम कंट्रास्ट, कलर, साइज, रिपीटिशन इससे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रास्ट। अभी हमने कंट्रास्ट डिस्कस किया। कंट्रास्ट क्या है कि जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन मतलब कि दो अपोजिट चीज़ों को साइड बाय साइड प्लेस करना, उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। यानी कि ब्लैक के साथ एक वाइट को प्लेस कर देना। ब्लैक एक डार्क कलर है, डार्केस्ट कलर कह सकते हो उसे, और एक वाइट एक ब्राइटेस्ट कलर है। तो एक डार्केस्ट कलर के जस्ट साइड में ब्राइट कलर को अगर प्लेस कर देना तो ब्लैक और वाइट एक कंट्रास्ट में आ जाते हैं। इसी के साथ एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ एक लार्ज ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना भी एक कंट्रास्ट कहलाया जाता है। तो कंट्रास्ट में जब दो एलिमेंट्स जब साइड बाय साइड हो लेकिन वो अपोजिट इन नेचर हो तो उसको कंट्रास्ट कह सकते हैं। कंट्रास्ट शेप से हो सकता है, साइज से हो सकता है, कलर से हो सकता है, वेट से हो सकता है, या हम कंट्रास्ट को अचीव कर सकते हैं टेक्सचर से। एक सॉफ्ट टेक्सचर के बगल में एक हार्ड टेक्सचर का कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बीच में जस्ट अपोजिट हैं ये एक दूसरे के, तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट क्रिएट होता है। तो आई होप कंट्रास्ट भी क्लियर हो चुका होगा। इसमें जस्ट दो एलिमेंट अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या है? पैटर्न एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ शेप, लाइन एंड कलर्स। ये एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट कह सकते हैं इसे। ये रेगुलर इंटरवल पर या फिर इरेगुलर इंटरवल पर ये अरेंजमेंट होती है। तो ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ शेप, लाइन एंड कलर्स को हम पैटर्न कह सकते हैं। पैटर्न बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जितने भी हम डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं, इवन इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पैटर्न बहुत यूज़ होता है। फैशन डिज़ाइनिंग में या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पैटर्न यूज़ करते हैं। तो बिल्डिंग्स में पैटर्न यूज़ करते हैं, सीलिंग्स में, फ्लोरिंग में पैटर्न यूज़ किया जाता है। तो पैटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रिंसिपल हो जाता है डिज़ाइन का, क्यों वो बनता है शेप, लाइन और कलर से मिलकर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक पैटर्न को कंप्लीट करती हैं। पैटर्न हम कर्व लाइन से भी अचीव कर सकते हैं और एज वेल एज हम एक स्ट्रेट लाइन से भी पैटर्न अचीव कर सकते हैं।
लास्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिटी। यूनिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल डिज़ाइन का। जितने भी हमने प्रिंसिपल अभी तक डिस्कस करे, उन सारे प्रिंसिपल को एक साथ बाइंड करने का जो काम करता है वो काम करता है यूनिटी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेंटिंग है, उसमें हमने 3 और 4 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यूज़ किए हैं, लेकिन वो पेंटिंग में अलग अलग पोर्शन में हमें वो प्रिंसिपल या डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, तो पेंटिंग स्प्लिट हो जाती है। तो उस पेंटिंग को एक बाइंड करके एक सिंगल पेंटिंग को स्टैंड आउट करने का जो काम करता है वो एक यूनिटी काम करता है। तो यूनिटी सिंपल बेसिकली क्या है कि जब बाइंडिंग प्रिंसिपल टू बाइंड ऑल द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। इसके बिना पेंटिंग माइट बी अधूरी। तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करके एक पेंटिंग बनाते हैं, और ये यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है एक हारमनी इन पेंटिंग। तो हारमनी पेंटिंग में हमें प्रोवाइड करती है एक यूनिटी। मैं जब बात करता हूँ पेंटिंग की, तो जनरली सिर्फ पेंटिंग नहीं होता, जितने भी आर्ट कंपोजिशन या कोई और भी जैसे आर्ट क्राफ्ट का जो वर्क है, उन सबको मैं इंक्लूड करता हूँ। तो ये थे कुछ 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग में। ये एक बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं इसे, राधा कृष्णा की पेंटिंग, जिसमें लगभग सारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इसमें यूज़ किए गए हैं। और जो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को जो बाइंड करता है वो हारमनी, यानी कि यूनिटी जो है वो एक हारमनी क्रिएट करता है पेंटिंग में, और जितने भी सारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हैं उसमें यूज़ करके आपस में बाइंड करता है। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का एक शॉर्ट लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अब वहाँ से आप अपने जो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए कोई भी टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी डाउट टेलीग्राम चैनल में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ जितने मैं वीडियो अभी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ यूट्यूब पे, उन सभी के जो पीडीएफ्स हैं मैं उस टेलीग्राम चैनल पे वो प्रोवाइड करता हूँ। तो आप ज़रूर से वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और आप मेरे को बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।